Once again, TNT Chemistry World welcomes all the viewers. आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, तो उसके बाद प्लांक्स क्वांटम थ्योरी प्रपोज हुई। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लियरली सेटिस्फैक्ट्री वे में एक्सप्लेन कर पाया। तब सवाल ये है कि व्हाट इज एक्चुअली ब्लैक बॉडी। तो ये आप समझ लो कि ब्लैक बॉडी इज ए आइडियल सब्सटेंस। नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैन बी ओरिजिनेटेड, ठीक है। और ब्लैक बॉडी वास्तव में होता है जो परफेक्ट इमिट कर सकता है। ये कंसीडर किया जाता है कि द सब्सटेंसेस which can perfect emit or absorb any radiation are said to be black body, ठीक है। इसी को यहां देखिए लिखा गया है एन आइडियल ब्लैक बॉडी। यहां आइडियल शब्द का यूज हुआ है। दैट मीन्स प्रैक्टिकली नथिंग इज ब्लैक बॉडी। An ideal black body is a perfect absorber and perfect emitter of radiant energy. Radiation का परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है। जितने भी रेडिएशंस आते हैं उनको पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको परफेक्ट रेडिएट भी कर देता है, पूरा पूरा रेडिएट भी कर सकता है। दैट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। That is, it absorbs or emits all radiations of all frequencies, and the emission thus radiated is called black body radiation. ये सभी फ्रीक्वेंसी या सभी एनर्जी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और इस तरह के ब्लैक बॉडी से जो निकला हुआ रेडिएशन होता है इसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो पहले ये माना जाता था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन सेटिस्फैक्टरीली बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। पहले ये बातें हमें मालूम थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के आधार पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर यह देखा गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यूज करना ही पड़ेगा। अब मान लें कि आयरन को एक ब्लैक बॉडी मान लो आप, तो आयरन को अगर आप हीट करते हो तो आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे कि सबसे पहले आयरन रेड कलर देता है, हीटिंग करने पर रेड कलर का फ्लेम देता है, विच इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू येलोइश व्हाइट एंड फाइनली टू ब्लू। पहले येलो देता है, पहले रेड देता है जो येलोइश व्हाइट में कन्वर्ट होता है और अंत में ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज को ऑब्जर्व करें, आइए थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखिए इसको ऐसे लिखें, ऑब्जर्वेशन ऑफ heating effect of आयरन को अगर हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो यहां देखिए चेंज इन कलर क्या होगा, चेंज इन कलर होता है, पहले होता है रेड, ठीक है, उसके बाद येलोइश व्हाइट एंड फाइनली यू विल हैव ब्लू कलर। पहले रेड होता है, उसके बाद येलोइश व्हाइट होता है, पीला व्हाइट कलर का होता है और अंत में ब्लू कलर होता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम ऑब्जर्व करें, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑर्डर,
फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑर्डर को देखें तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों इंक्रीज करती है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों इंक्रीज करती है। इसका मतलब कि जब हम एनर्जी बढ़ाते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही है, विच इज इन अकॉर्डेंस विथ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसने दिया था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और E इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, इसके आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के यूज करके। ठीक है, इसी चीज को हमने यहां देखिए लिख रखा है, ऑन हीटिंग ए ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी को जब हम हीट करते हैं, ब्लैक बॉडी को हमने मान लिया आयरन, तो हीट करने से क्या होगा, आयरन हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो उसकी एनर्जी बढ़ी एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई। देखिए, इट्स एनर्जी एंड हेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। जब एनर्जी बढ़ी हीट करने से तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी। ठीक है, एज सजेस्टेड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी यही कह रहा है कि E is directly proportional to h nu, where h is equal to Planck's constant, और E is directly proportional to nu। एनर्जी अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। E is directly proportional to nu, which is actually responsible for the change in color from red, white and blue फॉर आयरन। यहां आयरन के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले रेड होता है, उसके बाद येलोइश व्हाइट होता है, फिर ब्लू होता है। ये क्यों होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट करने से उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, येलोइश व्हाइट की उससे अधिक होती है और ब्लू की फ्रीक्वेंसी उससे अधिक होती है। इसका मतलब हीट करने से उनकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी रेगुलरली इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब कि चेंज इन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल वास्तव में एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, न कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ है। ठीक है, अब देखें, अगर हम कंसीडर करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को, तब क्या होता है? देखिए यहां पर, द पोजीशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव। अगर रेडिएंट एनर्जी, जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, आप कोई भी चीज को हीट करते हो तो आप महसूस करोगे कि उसके अगल बगल हीटिंग इफेक्ट आपको महसूस होगा, गर्मी महसूस होगी। वो क्यों महसूस होता है? इसलिए कि नेचुरली उससे कोई ना कोई रेडिएशन निकल रहा है। उसी रेडिएशन का हम लोग एनालिसिस करके ये सब ऑब्जर्वेशन देते हैं। तो सपोजिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव के रूप में अगर हम विचार करें, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के द्वारा सपोज किया गया है, ठीक है, तो एनर्जी टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और एनर्जी को इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर विचार किया जाए, इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विचार किया जाए तो हमें देयर शुड बी यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ वेवलेंथ इवन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। हमें टेम्परेचर्स और इन डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ का अगर ग्राफ खींचे तो हमें यूनिफॉर्म वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, एकदम जैसे इंटेंसिटी और वेवलेंथ एक समान रूप से बढ़ेंगे या घटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर एक समान रूप से वेरिएशन होता तो हमें एक ही कलर मिलता,
जो कि एक्चुअली होता नहीं है। इसमें कलर वेरिएशन होता है। आपने देखा कि पहले रेड, तब येलोइश वाइट और ब्लू कलर होता है। दैट मीन्स चेंज इन कलर होता है, जिसको एक्सप्लेन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ के वेरिएशन को डिफरेंट टेम्परेचर्स पर भी देखें तो हमें यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं मिलेगा, providing emission of same color which actually does not happen। अगर ऐसा होता तो हमें सेम कलर मिलता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि दस इंटेंसिटी हैज नो डोमिनेंट रोल ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी का डोमिनेंट प्रभावी रोल नहीं है, प्रभावी भूमिका नहीं होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। इसको और क्लियर वे में ऑब्जर्व करने के लिए आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, जो इंटेंसिटी वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ के बीच खींचा गया है। देखिए, इन द फॉलोइंग ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। T1 एंड T2 पर दो कर्व बनाए गए हैं, दो वेरिएशंस दिखाए गए हैं, which reveals that the intensity of emitted radiation at first increases with decrease in wavelength। देखिए, यहां x y एक्सिस पर इंटेंसिटी को दिखाया गया है जैसे, और x एक्सिस पर वेवलेंथ को दिखाया गया है। यहां देख सकते हैं। तो यहां दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर कर्व को बनाया गया है। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे देखिए, जो ग्रीन लाइन से दिखाया गया है, जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज करता है तो इंटेंसिटी पहले इंक्रीज करती है। इंटेंसिटी देखिए यहां इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एंड फाइनली अप्रोचेज ए मैक्सिमम, एक मैक्सिमम वैल्यू को यहां अप्रोच कर रही है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, सपोज M1, ठीक है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो और कुछ नहीं होता है, कर्व का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन मैक्सिमा डिफरेंट हो जाता है और वो कॉरेस्पॉन्ड करता है डिक्रीज इन वेवलेंथ को। इसका मतलब इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ का यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं हो सकता है। जिससे यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं होगा, इट इंडिकेट्स not emission of the same color during heating of a black body। ब्लैक बॉडी को अगर हीट करेंगे तो सेम कलर इमिट नहीं होगा, जो कंफर्म होता है हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ आयरन से, जिसमें दिखाया गया है कि पहले रेड कलर, फिर येलोइश वाइट और फिर ब्लू कलर होता है। ग्राफ के बारे में हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। एट फर्स्ट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। देखिए, यहाँ हम डिक्रीज वेवलेंथ को राइट से, इट इज सपोज राइट, तो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज करने के साथ इंटेंसिटी बढ़ती है। इट इज इंटेंसिटी बढ़ती है, फाइनली अप्रोचेज ए मैक्सिमम पॉइंट and then after further decreases with decrease in wavelength। इंटेंसिटी फर्दर डिक्रीज करती है वेवलेंथ के डिक्रीज होने से। ठीक है, देख रहे हैं बात दोनों टेम्परेचर पर। इसी चीज को यहां लिखा गया है, approaches a maxima at a particular wavelength। this is the particular wavelength। इसको आप लेमडा 1 मानो और इसको लेमडा 2 मानो, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मैक्सिमम वैल्यू गेन करता है एंड देन फाइनली स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ डिक्रीज करता है तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज करने लगती है एंड फाइनली स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। It cannot be explained by using theory of light, but can satisfactorily be described by Planck's quantum theory, considering
द वेव टू बी ऑफ डिसकंटिन्यूअस नेचर। वेव को डिसकंटिन्यूअस नेचर कंसीडर करके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ग्राफ को स्टडी करोगे तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो बेटर होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।